वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे G20 शिखर सम्मेलन के बारे में। इससे आने वाले सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा सकता है, तो एक एक पॉइंट को बड़े ध्यान से अंडरस्टैंड करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। G20 का गठन 19 प्रमुख देशों और यूरोपीय संघ के बीच आर्थिक स्थिरता स्थापित करने, जलवायु परिवर्तन से लड़ने, सतत विकास के लिए, कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए, पर्यावरण संरक्षण संबंधी विभिन्न मुद्दों पर साथ मिलकर कार्य करने के लिए इत्यादि विभिन्न मुद्दों के लिए किया गया था। इसमें हम लोगों ने क्या पॉइंट ध्यान रखना है कि G20 का जो गठन है वो अभी वर्तमान समय में इसमें कुल 19 प्रमुख देश और यूरोपीय संघ को मिला के कुल 20 लोगों का एक समूह आप इसको कह सकते हैं, तभी इसको G20 नाम दिया गया। यानी कि इसमें 19 राष्ट्र और एक यूरोपीय संगठन जो है मिला हुआ है। शुरुआत में इसका नाम G20 नहीं था, हमें ये भी ध्यान रखना होगा। और इसकी स्थापना क्यों की गई ये पॉइंट आप लोगों ने ध्यान रखने हैं। आर्थिक स्थिरता पैदा करने के लिए, जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए, सतत विकास के लिए, कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए और पर्यावरण संरक्षण संबंधी विभिन्न मुद्दों पर साथ मिलकर कार्य करने के लिए जो है इसकी स्थापना की गई थी। ये सारे इसके बनाने के इसको उद्देश्य थे। इन सभी उद्देश्यों को, प्रोस्पेक्टिव्स को आप लोगों ने ध्यान रखना है। इस समूह में शामिल सभी देश लगभग पूरे विश्व की जीडीपी का 90% से अधिक योगदान देते हैं। इस समूह में जितने भी सभी देश शामिल हैं उनकी अर्थव्यवस्था बाकी देशों के मुकाबले काफ़ी ऊंचे स्तर पर विद्यमान है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें इसकी स्थापना, उत्पत्ति कैसे हुई थी, इसके गठन की हमें क्या आवश्यकता पड़ी। G20 का गठन जो है वो किन कामों के लिए किया गया वो तो हमें पता लग गया। अभी हम डिस्कस करेंगे कि इसकी उत्पत्ति, इसका गठन क्यों किया गया। 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के समय इसकी उत्पत्ति हुई थी, परंतु पहला G20 शिखर सम्मेलन 2008 में यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी में हुआ। इस पॉइंट को भी आप लोगों ने यहाँ पर ध्यान रखना है। इसकी स्थापना 1999 ईस्वी में हो चुकी थी, परंतु जो इसका पहला शिखर सम्मेलन, इसकी जो पहली बैठक का आयोजन हुआ यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी में, वो 2008 में किया गया। उसके बाद ही हर साल G20 शिखर सम्मेलन आयोजित करने का प्रस्ताव पारित किया गया। 2008 के बाद कंटिन्यूसली हमारे पास हर साल G20 का शिखर सम्मेलन कंटिन्यूसली होता है। अभी प्रत्येक वर्ष किसी एक देश को राष्ट्रपति को प्रतिनिधि के रूप में चुना जाता है। हर एक साल इस समूह का अध्यक्ष किसी अलग देश का राष्ट्रपति या किसी प्रधानमंत्री को बनाया जाता है। इस रोटेशन अवधारणा का गठन 2010 में दक्षिण कोरिया में आयोजित शिखर सम्मेलन में किया गया। 2008, 9, 10 में इसके एक ही अध्यक्ष रहे। इसके बाद 2010 के बाद जो सम्मेलन हमारे पास तीसरा सम्मेलन दक्षिण कोरिया में हुआ, उस शिखर सम्मेलन में यह डिसाइड किया गया कि इसके अध्यक्ष को हर साल किसी एक राष्ट्र को सौंपा जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें, शुरुआत में इसे G7 का नाम दिया गया था। इसके सदस्य देश थे जर्मनी, फ्रांस, जापान, अमेरिका, इटली, कनाडा और इंग्लैंड। इन 7 देशों के नाम आप लोगों ने ध्यान रखने हैं। स्टार्टिंग में इन 7 लोगों से मिलकर ही इस समूह का गठन किया गया था और बाद में रूस के मिल जाने के बाद इसका नाम G8 रखा गया। तो इसकी उत्पत्ति के समय इसमें कितने देश शामिल थे ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। एग्ज़ाम में आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। यहाँ से ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कौन सा देश G20 के प्रारंभिक ग्रुप में शामिल नहीं था। तो इन देशों के नाम आप लोगों ने ध्यान रखने हैं, जर्मनी, फ्रांस, जापान, अमेरिका, इटली, कनाडा, इंग्लैंड। और बाद में इसमें रूस के शामिल होने के बाद इसका नाम G8 रखा गया। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों के पास, वर्तमान में इसके सदस्य देश। वर्तमान में मैंने आपको अभी बता दिया कि इसमें यूरोपीय संघ को मिलाकर कुल 20 देश हैं, तो उन सभी के नामों के बारे में भी आपको ज़रूर पता होना चाहिए। पहला देश है हमारे पास जर्मनी, यूके, रूस, यूएसए, जापान, इंडिया, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, तुर्की, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, सऊदी अरब, कनाडा, फ्रांस, चीन, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, इटली, यूरोपियन यूनियन।
इसको मिला के इन सब का नाम जो है अंडर 20 ग्रुप का नाम दिया गया है। इसमें अभी आप लोगों ने बिल्कुल भी इसमें डाउट नहीं करना है कि इतने सारे देशों के नाम हम कैसे याद करेंगे। जब आप बार बार बीच में रिवीजन करते रहेंगे तो आपको पेपर में ऑप्शंस देख के जरूर रिमाइंड में आ जाएगा। क्लियर। अगले साल से इसका नाम अब G20 हो जाएगा, इस बात को भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। अभी इसका नाम G20 नहीं G21 हो जाएगा, क्योंकि अफ्रीकन यूनियन को भी इसमें शामिल किया जा रहा है। आपने वीडियोस में ज़रूर देखा होगा, काफ़ी सारी वीडियोस रील्स वगैरह बनी थी कि हमारे प्रधानमंत्री ने अफ्रीकन यूनियन के जो अध्यक्ष थे उनको भी इस ग्रुप में शामिल कर लिया है। तो अफ्रीकन यूनियन को मिला के अब इसमें इसका नाम जो है वो अंडर 21 सॉरी ग्रुप 21 हो जाएगा, जिसका नाम पहले G20 था। क्लियर। अब हम डिस्कस करेंगे यूरोपियन यूनियन के बारे में थोड़े से पॉइंट, ये भी एग्जाम रिलेटेड बहुत ज़रूरी हैं, इनको भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। ब्रुसेल्स बेल्जियम, इस पॉइंट को आप लोगों ने ध्यान रखना है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष उर्सुला वॉन हैं। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1993 ईस्वी में हुई थी। 1 नवंबर 1993 को जो है यूरोपियन यूनियन को बनाया गया था। वर्तमान में इसके 27 सदस्य देश हैं और इसकी करेंसी यूरो है। इसके सदस्य देशों के बारे में अब आप लोगों ने ध्यान रखना है। यह संगठन यूरोप में राजनीतिक और आर्थिक एकीकरण की भावना को बनाए रखने का काम करता है। हमारे पास जितने भी संगठन आ रहे हैं उनका गठन कब किया गया था और उनको बनाने का उद्देश्य क्या था, ये दोनों पॉइंट्स आप लोगों ने जरूर ध्यान रखने हैं। और किसी भी संगठन का कि हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है और कौन से देश में स्थित है, ये पॉइंट भी हमारे पास एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट, अफ्रीकन यूनियन, इसका मुख्यालय इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा में है। इसके सदस्य देशों की संख्या 55 है। इसकी स्थापना 1963 में की गई थी। इसके बारे में भी आप लोगों ने ये 2 पॉइंट्स जरूर ध्यान रखने हैं। और इसका मुख्यालय क्या है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जो इथियोपिया की हमारी राजधानी है अदीस अबाबा, और इसके सदस्य देश वर्तमान में 55 हैं। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 18वां शिखर सम्मेलन भारत। अब हम डिस्कस करेंगे जो भारत में हमारे पास 18वां शिखर सम्मेलन अभी हुआ 2023 में 9 से 10 सितंबर को। उसके बारे में आप लोगों ने हर एक पॉइंट को आराम से क्लियर से अंडरस्टैंड करना है। ओके। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि 18वें शिखर सम्मेलन की जो थीम थी वो हमारे पास इस बार की थीम थी वसुधैव कुटुंबकम। तो थीम का नाम आपने अवश्य ध्यान रखना है, यानी कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन नेशन। जो वसुधैव कुटुंबकम का मीनिंग था वो इंग्लिश में आपसे पूछा जा सकता है, तो इसका थीम हमारे पास रहेगी इंग्लिश में वन अर्थ, वन फैमिली, वन नेशन, जिसका मीनिंग है सनातन धर्म का मूल संस्कार तथा विचारधारा है जो महाउपनिषद, इस पॉइंट को आप जरूर देखना, जो महाउपनिषद सहित कई ग्रंथों में लिपिबद्ध है। इसका अर्थ है धरती ही परिवार है। ठीक है। इस थीम को महाउपनिषद 6.72 से लिया गया है। इसका अर्थ ये है कि महाउपनिषद के 6ठे चैप्टर से जो है इस थीम को लिया गया है। वहाँ पर किसी श्लोक से जो है इन 2 शब्दों को लिया गया है, वसुधैव कुटुंबकम। और इसका मीनिंग क्या होता है वो भी आप लोगों ने जरूर ध्यान रखना है। और महाउपनिषद टर्म को भी आप लोगों ने ध्यान रखना है कि थीम हमारी कहाँ से ली गई थी, G20 शिखर सम्मेलन की। और ये शिखर सम्मेलन 9 से 10 सितंबर को हुआ था। ये भी बहुत ज़रूरी पॉइंट है, तो इसको भी ध्यान रखना है आप लोगों ने। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे जो G20 शिखर सम्मेलन का लोगो था। ये आपके पास जो पिक्स आपको दिखाई दे रही है, हमारे पास G20 शिखर सम्मेलन का हमारे पास ये लोगो था। ठीक है। G20 के लोगों को सफ़ेद, केसरिया, हरा और नीले रंग से बनाया गया था। तो इन 4 रंगों का नाम आप लोगों ने ध्यान रखना है, सफ़ेद, केसरिया, हरा और नीला। ठीक है। लोगों में फूल की पंखुड़ियाँ, जो आपको ये पंखुड़ियाँ दिखाई दे रही हैं लोगों के फूल में, महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसमें जो आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो 7 पंखुड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, ये हमारे 7 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करती हैं। इस पॉइंट को भी आप लोगों ने जरूर ध्यान रखना है। और हमारे लोगों में कौन कौन से 4 रंग शामिल थे, इसको भी आप लोगों ने जरूर ध्यान रखना है, सफ़ेद, केसरिया, हरा और नीला। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, अब हम इस सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति पुतिन, इन 2 लोगों का नाम भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति पुतिन को छोड़कर बाकी सभी सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए थे।
यहाँ पर आप लोगों ने पॉइंट्स को आराम से अंडरस्टैंड करना है। ऐसा नहीं है कि चीन और रूस देश हमारे पास इस G20 शिखर सम्मेलन में नहीं आए थे, वो आए थे, पर उनका प्रतिनिधित्व उनके द्वारा भेजे हुए अन्य प्रतिनिधित्व मंडल ने किया था। हमारे पास बाकी सभी राष्ट्रों के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री पहुँचे थे, परंतु चीन के राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति इस सम्मेलन में भाग लेने नहीं आए थे। तो इन दो लोगों का नाम भी आप लोगों ने जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, इस सम्मेलन में कुछ सदस्य देशों को भी इनवाइट किया गया था, तो उन सदस्य देशों के नाम भी आप लोगों ने जरूर ध्यान रखने हैं। पहला है बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, यूएई और स्पेन। ये हमारे पास इस G20 ग्रुप के हिस्सा नहीं है, इस पॉइंट को आप लोगों ने ध्यान रखना है। इन लोगों को एक सदस्य देश के रूप में, एक मेहमान के रूप में इनको इनवाइट किया गया था, ठीक है। तो इन देशों के नाम आपने ध्यान रखने हैं, बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, यूएई और स्पेन, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, अब हम बात करेंगे जो हमारे पास भारत मंडप बनाया गया था, इसकी काफ़ी चर्चा भी हुई थी, ठीक है। भारत मंडप जो कि प्रगति मैदान नई दिल्ली में बनाया गया था, उसके बाहर लगी नटराज की मूर्ति भी काफ़ी चर्चा में रही है। तो आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान रखना कि भारत मंडप कहाँ पर बनाया गया था, प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में, ठीक है। और इसके बाहर लगी नटराज की मूर्ति, जो नटराज की मूर्ति इसके बाहर लगी है, यह मूर्ति 27 फीट ऊंची विश्व की सबसे ऊंची नटराज की मूर्ति है। बहुत ज़रूरी पॉइंट है, इसको आप लोगों ने ध्यान रखना है। यह सबसे ऊंची मूर्ति है विश्व की, नटराज की बनी हुई, और इसकी हाइट है 27 फीट, ठीक है, जिसे चोल साम्राज्य ने बनाया था। यह मूर्ति चोल साम्राज्य से संबंधित है, इस पॉइंट को भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। यह मूर्ति मोम को पिघलाकर अष्ट धातु से बनाई गई है, क्लियर। और आप लोगों ने ध्यान रखना है कि इस मूर्ति का संबंध या इसको किसको बनाया, तो इस चोल साम्राज्य के पॉइंट को भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। और साथ में भारत मंडप, कि भारत मंडप को प्रगति मैदान में बनाया गया था। आपसे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत मंडप को न्यू दिल्ली के किस हिस्से में बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों के पास, इस सम्मेलन में सभी देशों के बीच ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंसेज, ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंसेज भी हुआ, जिसके तहत पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाए जाने की बात की गई। इस पॉइंट को आप जरूर ध्यान रखना है आप लोगों ने, ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंसेज। ये हमारे पास जितने भी G20 के सभी समूह के लोग थे, राष्ट्राध्यक्ष आए थे, ग्रुप आए थे, सभी उन्होंने आपस में डिसाइड किया कि हम पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाएंगे, जिसके बारे में बात हमने पिछली करंट जीके की वीडियो में भी की थी। क्योंकि जब हम पेट्रोल में इथेनॉल को मिलाते हैं तो इससे मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैसों का उत्सर्जन काफ़ी हद तक कम होता है, जो कि हमारे पर्यावरण के लिए बहुत हितकारी होता है, ठीक है। ताकि 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को पूरा किया जा सके, ठीक है। जो हमारे पास ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंसेज हुआ, उसके होने का एक और जो मुख्य कारण था वो यह था कि जो हमने एक टारगेट किया हुआ है 2070 तक लक्ष्य रखा है कि नेट जीरो कार्बन इमिशन, यानी कि नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का जो लक्ष्य है कि उसको किसी न किसी तरह प्राप्त किया जा सके। तो हम कुछ ऐसे कार्य कर रहे हैं, कुछ ऐसे लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं ताकि हम जो है, जो हमने 2070 तक एक उद्देश्य अपना बनाया हुआ है उसको पूरा किया जा सके, क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास, इस सम्मेलन में IMEC इंडियन मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर की भी घोषणा की गई। यह कॉरिडोर मुंबई, UAE, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल, ग्रीस, यूरोप और USA तक जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसे हिस्टोरिकल डील कहा है। अब आप लोगों ने ध्यान रखना है यहाँ पे IMEC का पूरा नाम क्या है, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, ठीक है। और इसमें ये किन किन देशों से होकर मुख्यतः जाएगा, उन देशों के नाम, स्थानों के नाम भी आपने मुख्य ध्यान रखने हैं। एग्जाम रिलेटेड भी ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है। पहला है हमारे पास मुंबई, UAE, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल, ग्रीस, यूरोप और USA, ठीक है। इस पॉइंट को भी आप लोगों ने जरूर ध्यान रखना है कि IMEC की जो घोषणा थी वो कब हुई थी, इसको होने का उद्देश्य क्या था। ये जितने भी हमारे पास भारत में भी G20 शिखर सम्मेलन में निर्णय हुए हैं या आगे के लिए कोई उद्देश्य निर्धारित किया गया है, ये सारे ही एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी पॉइंट है,
ठीक है। नेक्स्ट है, इस G20 सम्मेलन के इस बार के अध्यक्ष प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी थे। ठीक है, ये तो हम सभी को पता ही है, तो इस पॉइंट को भी आप लोगों ने रिमाइंड में रखना है। अगले साल इसके अध्यक्ष ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला डिसिल्वा होंगे, जिनको कि हमारे प्रधानमंत्री ने आपने वीडियोज़ में देखा होगा काफ़ी ज़्यादा कि उनको हथौड़ा सौंपा था। वो एक सत्ता का प्रतीक चिन्ह रखा गया है कि जो अध्यक्ष होगा उसके पास उस हथौड़े को रखा जाता है। ठीक है, भारत इस समूह का अध्यक्ष 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक होगा। इस पॉइंट को बहुत जरूरी याद रखना है आप लोगों ने, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक भारत जो है इसका अध्यक्ष होगा। और इसके जो अध्यक्ष होंगे इस पूरे समूह के हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी होंगे, और भारत जो है इसका प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो हमारे पास जो ब्राज़ील अब जब अगला अध्यक्ष बनेगा तो ब्राज़ील हमारा 30 नवंबर 2023 के बाद बनेगा, यानी कि 1 दिसंबर 2023 से इसकी कमान जो है ब्राज़ील देश के अध्यक्ष जो है इस पर बने लूला डिसिल्वा के पास होगी। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों के पास, भारत में इस बार इसका शेरपा अमिताभ कांत को बनाया गया था। तो इस पॉइंट को आपने ध्यान रखना है कि भारत में G20 समूह जो हुआ इस बार शिखर सम्मेलन, उसके शेरपा कौन थे, तो उनका नाम था अमिताभ कांत। इस सम्मेलन की 200 से ज़्यादा बैठकें भारत के लगभग 60 शहरों में हुई। ठीक है, तो इस सम्मेलन की आपने ये भी ध्यान रखना है। अब इतनी ज़्यादा बैठकें और इतने ज़्यादा शहरों के नाम तो कोई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, पर फिर भी आपके पास जो जरूरी प्रमुख बैठकें हुई हैं, किन किन शहरों में हुई हैं, उनके नाम आप लोगों ने जरूर ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं उनके बारे में। सबसे पहले प्रमुख बैठकें, प्रथम शेरपा बैठक। ठीक है, तो हमारे पास जो प्रथम शेरपा बैठक हुई थी, इसको ध्यान रखना आपने, ये उदयपुर में हुई थी। प्रथम विकास कार्य समूह बैठक मुंबई में। प्रथम वित्तीय समावेशन पुणे में। प्रथम एंटी करप्शन बैठक गुरुग्राम में। साइंस 20 प्रथम बैठक पुडुचेरी। प्रथम एनवायरनमेंट बैठक बेंगलोर, और प्रथम एग्रीकल्चर बैठक इंदौर में। तो इन बैठकों के नाम भी आप लोगों ने जरूर ध्यान रखने हैं, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, एक बार दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ मैं। प्रथम शेरपा बैठक उदयपुर में। प्रथम विकास कार्य समूह बैठक मुंबई में। प्रथम वित्तीय समावेशन बैठक पुणे में। प्रथम एंटी करप्शन बैठक गुरुग्राम में। साइंस 20 प्रथम बैठक पुडुचेरी में, और प्रथम इन्वायरमेंट बैठक बेंगलोर में, और प्रथम एग्रीकल्चर बैठक जो है इंदौर में। ठीक है, इन बैठकों को भी आप लोगों ने जरूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ प्रमुख बैठकें और प्रथम कल्चर बैठक जो खजुराहो में हुई हमारे पास। ठीक है, प्रथम विदेश मंत्री बैठक दिल्ली में। प्रथम हेल्थ बैठक तिरुवनंतपुरम में। प्रथम एजुकेशन बैठक चेन्नई में। प्रथम रोजगार बैठक जोधपुर में। प्रथम पर्यटन बैठक कच्छ का रण में। और सिविल 20 प्रथम बैठक जो हुई थी वो जयपुर में हुई थी, और इसमें एक कला प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया था जो हमारे पास पटना बिहार में हुई थी। इस पॉइंट को भी आप लोगों ने जरूर ध्यान रखना है। तो हमारे पास ये जितनी भी बैठकें हुई हैं, इन प्रथम बैठकों का आप लोगों ने ध्यान रखना है किन किन स्थानों पे हुई हैं। अब हमारे पास 200 से अधिक बैठकें हुई हैं, तो सभी बैठकों का हमने ऐसा कोई हमारे पास जरूरी कंपलसरी पॉइंट नहीं है, पर जितनी भी मैंने आपको ये 10 बैठकों के नाम बताए, 12 बैठकों के, ये हमारे पास फर्स्ट हुई हैं और किन किन जगहों में हुई हैं, तो इनके नाम जो हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे हमारे पास अभी तक जितने भी शिखर सम्मेलन हुए। ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि पहला शिखर सम्मेलन 2008 से हमारा स्टार्ट हुआ था, 1999 में इसकी गठन हो चुका था हमारे ग्रुप का। तो स्टार्टिंग में इसका नाम G7 था, रूस के शामिल होने के बाद G8 हो गया, अब इसमें 20 देश हैं तो G20 हो गया, यूरोपियन संघ को मिला के। अब नेक्स्ट टाइम को अफ्रीकन यूनियन को इसमें मिला गया तो G21 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने ध्यान क्या रखना है कि जितने भी हमारे अभी तक शिखर सम्मेलन हुए हैं, इनमें मुख्य क्या कार्य हुए हैं और क्या क्या इनके उद्देश्य रहे हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास पहले G20 एजेंडे का मुख्य उद्देश्य वैश्विक अर्थव्यवस्था का विकास। इन पॉइंट्स को आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है, और वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले संरचनात्मक कारकों में सुधार करना था। जो हमारे पास पहला G20 शिखर सम्मेलन हुआ था, इसका आप लोगों ने उद्देश्य जरूर ध्यान रखना है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था का विकास और वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले संरचनात्मक कारकों में सुधार करना था। यानी कि हम इस तरह ये भी कह सकते हैं कि इसमें यह डिस्कस किया गया या यह उद्देश्य बनाया गया कि अर्थव्यवस्था को किस तरह मजबूती प्रदान की जा सकती है। वैश्विक अर्थव्यवस्था की बात की जा रही है, हमने यहाँ पे ध्यान रखना है किसी एक देश की अर्थव्यवस्था की बात नहीं की जा रही है। ठीक है, नंबर 2 दूसरे शिखर सम्मेलन का एजेंडा पहले शिखर सम्मेलन का अनुवर्ती था।
कुछ संगठनों को वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने और मजबूत करने के लिए काम करने में प्रभावशाली होने की शक्तियां दी गई, जैसे कि वित्तीय स्थिरता बोर्ड। ठीक है, आप लोगों ने इस पॉइंट को ध्यान रखना है। इस सम्मेलन में भी जो हमारे पास दूसरा शिखर सम्मेलन हुआ, इसमें भी अर्थव्यवस्था यानी आर्थिकी से संबंधित चीज़ों का मुद्दा ज़्यादा उठाया गया। ठीक है, इसमें हमारे पास कुछ संगठन बनाए गए जिनको इसके लिए बनाया गया ताकि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था जो है एक विश्व स्तर पे अपनी स्टेबिलिटी को बनाए रखे। ठीक है, क्लियर है, ये ध्यान रखना आप लोगों ने। संगठनों को वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में, मजबूत करने के लिए, काम करने में प्रभावशाली होने की शक्तियाँ दी गई, उनको और पावर दी गई थोड़ी सी, ताकि किसी भी जो देश की इकोनॉमी है उसमें स्टेबिलिटी बनी रहे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पीटर्सबर्ग शिखर सम्मेलन, जो कि तीसरा हुआ था हमारे पास। G20 का एजेंडा, पीटर्सबर्ग शिखर सम्मेलन G20 का एजेंडा सरकार के वित्तीय जोखिम को कम करने के लिए बैंकिंग क्षेत्र के लिए सख्त नियम बनाना था। ठीक है, तो ये हमारे पास तीसरा शिखर सम्मेलन था, इसका भी आप लोगों ने ध्यान रखना था। और ये पीटर्सबर्ग में हुआ, कोई बात नहीं, इसको आप लोगों ने माइंड में रखना है। ठीक है, ये ऐसा जरूरी नहीं है कि इसी क्वेश्चन को आपसे एग्जाम में पूछेंगे, पर इन सब पॉइंट्स को आप लोगों ने एक एक पॉइंट्स को बड़े ध्यानफुली रीड करना है और बड़े ध्यानफुली उनको लिसन करना है सभी को। ठीक है, तो इसका जो प्रमुख उद्देश्य था इस वित्तीय शिखर सम्मेलन का, उसमें क्या हुआ था कि सरकार के वित्तीय जोखिम को कम करना और बैंकिंग क्षेत्र के लिए सख्त नियम बनाना। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास टोरंटो में आयोजित चौथे शिखर सम्मेलन का विषय पुनर्प्राप्ति और एक नई शुरुआत था। वित्तीय सुधार में प्रगति का मूल्यांकन एक महत्वपूर्ण चर्चा का विषय था और साथ ही वैश्विक व्यापार और विकास भी। जो हमारे पास चौथा शिखर सम्मेलन हुआ था, इसमें वित्तीय सुधारों के साथ साथ इसमें जो एक और बहुत महत्वपूर्ण जो निर्णय हुआ उसका नाम था वैश्विक व्यापार और विकास। यानी कि हमारे पास विभिन्न देशों के बीच जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ट्रेड है उसका विकास कैसे किया जाए। ठीक है, ये जो बात चर्चा में रही थी ये टोरंटो शिखर सम्मेलन में रही थी, इस पॉइंट को आप लोगों ने ध्यान रखना है। क्लियर। नेक्स्ट है हम लोगों के पास सियोल शिखर सम्मेलन में संकट से परे साझा विकास पर चर्चा हुई। इस शिखर सम्मेलन के दौरान G20 ने बहुवर्षीय कार्य योजना की भी शुरुआत की। यह योजना 9 स्तंभों के तहत काम करती थी, जिसमें मानव संसाधन विकास, निजी निवेश, रोजगार सृजन, ज्ञान साझा करना इत्यादि शामिल थे। यानी कि हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमारे G20 शिखर सम्मेलन चौथे, पाँचवें, छठे नंबर तक आ रहे हैं, वैसे वैसे आप लोगों ने ध्यान क्या रखना है कि इसमें वित्तीय स्थिरता के साथ साथ इसमें रोजगार की बातें भी शुरू हो गई हैं। तो इस पॉइंट को आप लोगों ने ध्यान रखना है। जैसे इसमें लिखा गया आपके पास कि मानव संसाधन विकास और रोजगार सृजन और ज्ञान साझा करना, यानी टेक्निक्स के बारे में अपनी जो तकनीकी बातें हैं किसी दूसरे देश से शेयर करना, अपने अनुसंधान की बातें उनको बताना, ताकि हम कोई ना कोई टेक्नोलॉजी में कोई एडवांस कार्य जल्दी से जल्दी कम समय में पूरा कर सकें। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास कांस में हुए आयोजित छठे शिखर सम्मेलन में विकास और नौकरियों के अनुकूलन के लिए कांस एक्शन प्लान की स्थापना की गई। इस बैठक में कृषि बाजार सूचना प्रणाली पर भी चर्चा की गई। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना आप लोगों ने। कृषि बाजार सूचना प्रणाली के बारे में चर्चा की गई छठे शिखर सम्मेलन में, जो कि हमारे पास कांस में आयोजित हुआ था। क्लियर। नेक्स्ट है अब हम लोगों के पास सातवां शिखर सम्मेलन मैक्सिको में आयोजित किया गया था। इस शिखर सम्मेलन में दुनिया भर में युवाओं में बेरोजगारी चिंता का केंद्रीय मुद्दा थी। ठीक है, जो हमारे पास सातवां शिखर सम्मेलन हुआ, इसमें जो हमारे पास बेरोजगारी की दर बढ़ रही थी उसके बारे में काफ़ी डिस्कशन किया गया। ठीक है, और साथ ही सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, जो उसके 20-21 निर्णय निर्धारित किए गए आप लोगों को पता है, हरित विकास और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई G20 के एजेंडे में थी। पर इस G20 का जो प्रमुख एजेंडा था वो तो हमारे पास युवाओं में बेरोजगारी। क्लियर। नेक्स्ट है हम लोगों के पास सेंट पीटर्सबर्ग शिखर सम्मेलन का आदर्श वाक्य आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना था। इस शिखर सम्मेलन में बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग भी पेश किया गया। ठीक है, यानी कि अगर हम ध्यान से देखेंगे तो जितने भी हमारे पास अब तक शिखर सम्मेलन हुए हैं, इन सब में हर एक देश की इकॉनमी के बारे में कि उस इकॉनमी को विश्व स्तर पे कैसे सस्टेनेबल, कैसे अच्छी स्टेबिलिटी उसको प्रदान की जी सके, और साथ साथ किसी भी देश में जो बेरोज़गारी की दर है
उसको कैसे कम किया जा सके, यानी निर्धन लोगों की संख्या को कैसे कम किया जा सके, यानी सभी देशों को विकासशील से विकसित देशों की श्रेणी में कैसे लाया जा सके। हर G20 शिखर सम्मेलन का लगभग यही एक मुद्दा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ब्रिस्बेन में 2014 के G20 शिखर सम्मेलन में रोजगार सृजन और वैश्विक अर्थव्यवस्था में लचीलेपन को बढ़ावा देने पर केंद्रित एजेंडा देखा गया और साथ ही उद्देश्य राष्ट्रीय विकास रणनीतियों की मदद से GDP को 2% तक बढ़ाना था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास अंताल्या G20 शिखर सम्मेलन, जो 10वां शिखर सम्मेलन था हमारे पास। इस शिखर सम्मेलन के एजेंडे में प्रवासन और शरणार्थी आंदोलन प्रमुख था। प्रवासन और शरणार्थी आंदोलन जो है इसका मेन पॉइंट था। आतंकवाद के खिलाफ भी लड़ाई पर चर्चा हुई थी। तो अब आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जो हमारे पास 10वां शिखर सम्मेलन जो कि अंताल्या में हुआ था, इस शिखर सम्मेलन से हमारे पास जो G20 शिखर सम्मेलन में अब तक नॉट G20 शिखर सम्मेलन हुए थे उसमें डिस्कशन किया जा रहा था रोजगार के बारे में, किसी देश की अर्थव्यवस्था को कैसे विश्व स्तर पर अच्छी पहचान दी जा सके, किसी देश को कैसे विकसित किया जा सके उसकी इकॉनमी को। तो इस सम्मेलन में हमारे पास जो कुछ नए पॉइंट ऐड हुए थे वो थे प्रवासन और शरणार्थी आंदोलन। ठीक है, और साथ में एक आतंकवाद का मुद्दा जो कि प्रमुख मुद्दा बन गया था धीरे धीरे, उसके मुद्दे के ऊपर भी चर्चा की गई। ठीक है, 10वें शिखर सम्मेलन में। नेक्स्ट है हमारे पास 2016 में 11वें शिखर सम्मेलन में एजेंडा ऊर्जा दक्षता, अंतर्राष्ट्रीय वार्ता और जलवायु परिवर्तनों के इर्द गिर्द घूमता रहा। यानी कि अब धीरे धीरे जो हमारे पास प्रेजेंट की समस्याएं थी उन सब के बारे में इसमें डिस्कशन होता रहा है। आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जो हमारे पास G20 शिखर सम्मेलन है इसमें सभी देशों की समस्याओं के ऊपर गौर किया जाता है और उसमें यह डिस्कस किया जाता है, ऐसे विचार साझा किए जाते हैं कि उन समस्याओं को कैसे कम किया जाए ताकि आने वाले समय में उन समस्याओं से निजात प्राप्त की जा सके। और जो हमारे पास विश्व स्तर पर जो प्रमुख समस्याएं होती हैं जैसे जलवायु परिवर्तन की समस्या रही है किसी देश की, या ऊर्जा दक्षता की समस्या होती है, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट सतत विकास की समस्या है, या कृषि क्षेत्र में कैसे सुधार किया जाए, किसी देश में बेरोजगारी की दर को कैसे कम किया जाए, इन सब मुद्दों के ऊपर इन शिखर सम्मेलन में विशेष चर्चा होती रहती है। नेक्स्ट है 2017 में हैम्बर्ग शिखर सम्मेलन का विषय था एक दूसरे से जुड़ी दुनिया को आकार देना। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई भी एजेंडे का एक हिस्सा थी। ऊर्जा सुरक्षा एक अन्य प्रमुख आकर्षण था। ठीक है, नेक्स्ट है ब्यूनस आयर्स में 2018 G20 शिखर सम्मेलन सतत विकास पर केंद्रित था। ठीक है, खाद्य सुरक्षा भी चर्चा का विषय थी। तो इस शिखर सम्मेलन में जो हमारे पास 2018 में हुआ था इसका जो मेन पॉइंट्स था हमारे पास वो था सतत विकास। ठीक है, जो हमारे पास सतत विकास के लक्ष्य निर्धारित किए गए थे कि उनको कैसे प्राप्त किया जा सकता है जल्दी से जल्दी, ताकि हमारे पास जितने भी संसाधन हैं उनको हम खो ना दें, उनकी हम जल्दी जल्दी उनकी पुनर्प्राप्ति कैसे की जा सके और ना उनका मिसयूज हो। उन सब चीज़ों के बारे में इस शिखर सम्मेलन में ज़्यादा चर्चा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों के पास अब 14वां शिखर सम्मेलन जापान के ओसाका में आयोजित किया गया था। वैश्विक स्थिरता और विकास सुनिश्चित करना आदर्श वाक्य था। डिजिटल परिवर्तन, ऊर्जा, जलवायु आदि अन्य विषय थे। ठीक है, क्लियर है। इस शिखर सम्मेलन में हमारे पास जो है टेक्नोलॉजी की बात भी की गई, यानी कि अब डिजिटलाइजेशन को इसमें शामिल किया गया था। ठीक है, जो हमारे पास जापान के ओसाका में हुआ था। नेक्स्ट है हमारे पास 2020 में रियाद G20 शिखर सम्मेलन कोविड-19 महामारी के कारण आभासी था। इसमें कोविड-19 से लड़ने और विशिष्ट उद्योगों पर इसके प्रभावों पर चर्चा हुई थी। आपको सभी को पता ही है कि 2020 में हमारे विश्व स्तर पर बहुत बड़ी महामारी कोरोना महामारी बहुत फैल चुकी थी। तो उस टाइम इस G20 शिखर सम्मेलन में कोविड-19 के प्रभावों के ऊपर उसको कैसे कम किया जाए, उस महामारी से कैसे निपटा जाए, जिन देशों में महामारी फैली गई उनकी मदद कैसे की जाए, इन सब मुद्दों के ऊपर खास तौर पर चर्चा हुई थी। नेक्स्ट था हमारे पास 2021 में जो रोम में आयोजित हुआ था शिखर सम्मेलन का आदर्श वाक्य लोग, ग्रह और समृद्धि था। ठीक है, इसको आप लोगों ने जरूर ध्यान रखना है। लोग, ग्रह और समृद्धि था। महामारी से उबरना, वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार एजेंडा था। खाद्य सुरक्षा पर भी चर्चा की गई। अब आप लोगों ने ध्यान क्या रखना है, हमारे पास जितने भी अभी हमारे पास 2018 के बाद 19, 20, 21, 22, 23 के शिखर सम्मेलन हुए हैं, इन सभी के प्रोस्पेक्टिव्स क्या क्या रहे थे। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ आयोजित हुए थे। कई बार क्वेश्चन ऐसा होता है कि जो हमारे पास पिछले 1-2 साल पहले हुआ होता है कोई सम्मेलन या कोई नई गठन हुआ होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है।
तो इस G20 समूह के बारे में, ये जो हमारे पास G20 शिखर सम्मेलन हुआ था, इसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एग्जाम रिलेटेड वो सारे कवर अप कर दिए हुए हैं। अभी तो इसके बारे में आपने मैक्सिमम डिटेल्ड इतनी जानकारी अपने पास जो है वो रखनी है, कौन सा शिखर सम्मेलन कब कब हुआ था, ठीक है, पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था, उसके बारे में भी आप लोगों ने जरूर ध्यान रखना है। उसका स्टार्टिंग में नाम G7 था, बाद में इसका नाम जो है वो G8 हो गया रूस के आने के बाद। तो जो हमारे पास ये सब पॉइंट थे, इन सब पॉइंटों को आप लोगों ने जरूर ध्यान रखना है। और साथ साथ में जो मैंने आपको हमारे पास उसकी थीम क्या रही है, थीम के बारे में आपको बात बताई थी मैंने, और जो हमारी प्रथम बैठक हुई थी किसी किसी विषय को लेकर किस किस शहर में हुई, वो सब पॉइंट हमारे पास जो हैं बहुत ज़रूरी हैं। और जो मैंने आपको यहाँ पर भारत मंडप के बारे में बताया, तो ये पॉइंट हम लोगों के पास जरूरी था। और भारत का जो लोगो बनाया गया था, भारत का लोगो बनाया था हमारे पास इस मीट के लिए, वो किन किन रंगों से मिलकर बना है, ठीक है, और उसमें किन किन देशों के जो लोग थे, राष्ट्राध्यक्ष थे, वो इस बार नहीं पहुंचे थे, जिनमें शी जिनपिंग और जो हमारे पुतिन थे वो ज़रूरी था। और किस किस को जो है हमारे पास जो बुलाया गया था मेहमान के रूप में, ये सब पॉइंट जो है एग्ज़ाम रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इन लोगों को आप लोगों ने ध्यान रखना है। क्लियर। तो हमारे पास इससे पहले हमने जो भी 2 वीडियो बनाई हैं जनवरी मंथ की करंट जीके की और एचपी जीके की, वो भी एग्ज़ाम रिलेटेड बहुत ज़रूरी पॉइंट हैं, क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम में करंट जीके के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम में, तो आप लोगों ने उन सभी को ध्यान रखना है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।